मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा प्रोग्राम कर लिया जाए इस वक्त दुनिया की जो रीअलाइनमेंट हो रही है उसके ऊपर। इस वक्त दुनिया रीअलाइन हो रही है। जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए हैं और जो दुश्मन थे उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो दोस्त बन रहे हैं। इस वक्त जो एक्टिविटीज़ हैं सुपर पावर्स की और दुनिया की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की, हो सकता है कि इस वक्त की रीअलाइनमेंट दुनिया के आइंदा आने वाले मुस्तकबिल करीब या कुछ आप साल आगे चले जाइए उस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालें और हो सकता है कि किसी जंग की वजह भी बन जाएं। ये भी हो सकता है। एक बहुत ही अहम विज़िट हो रहा है दुनिया में इस वक्त और वो विज़िट है प्रेसिडेंट बाइडन का मिडल ईस्ट का। इज़राइल जब वो पहुँचे तो इज़राइल में उन्होंने अमेरिका साइंड यरूशलेम एग्रीमेंट विद इज़राइल अगेंस्ट ईरान। तो ईरान के ख़िलाफ़, उनके जौहरी प्रोग्राम के ख़िलाफ़, और इसलिए कि ये कहा गया है प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि अगर उन्होंने इसको ना रोका तो वो ईरान के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भी बात कह दी गई है कि ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, इस सिलसिले में ये भी कहा गया है कि जो ईरान है, अमेरिका की जो रिजर्वेशंस हैं या जो प्रेसिडेंट बाइडन का कहना है वो ये है, ये भी है इसके साथ और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि ईरान रशिया को ड्रोन्स फराहम कर रहा है या करने वाला है या उसका ये प्लान है। और अमेरिका ये नहीं चाहता कि ईरान रशिया को ड्रोन्स प्रोवाइड करे। इसकी वजह यह है कि रशिया वो ड्रोन्स यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा और वो उसको देगा ही इसलिए, और रशिया चाहता ही ये है। इसी मंथ में ईरान का विज़िट भी है। तो प्रेसिडेंट पुतिन ईरान पहुंच रहे हैं और प्रेसिडेंट बाइडन मिडल ईस्ट पहुंचे हुए हैं, यानी सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया की अगर हम विज़िट की बात कर लें तो सऊदी अरेबिया का ये वो विज़िट है जो प्रेसिडेंट बाइडन को करना ही नहीं चाहिए था, अगर हम ये कहें। वैसे तो कोई भी प्रेसिडेंट कहीं पर भी कर सकता है, लेकिन अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें कि कुछ अर्सा पहले एक वो वक्त था कि अमेरिका की तरफ से MBS हैं, उनके ऊपर बड़ी कड़ी शराइत रखी जा रही थी। किसकी वजह से? एक जर्नलिस्ट के कत्ल की वजह से। बल्कि अमेरिका ने यहाँ तक कहा था प्रेसिडेंट बाइडन ने कि जमाल खशोगी के कत्ल के रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो MBS है, और उनको कहा था कि हम तो नहीं छोड़ेंगे इनको, हम इनके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाएंगे, हम इस कत्ल को ऐसे नहीं जाने देंगे, हम इस खून को रायगा नहीं जाने देंगे। हालांकि मामला तो टर्की का ज़्यादा था और उस पर तैयब एर्दोगान ने भी बहुत उछल के बहुत ज़्यादा बातें की थी, हमें वो भी याद है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि जो तैयब एर्दोगान है वो भी सऊदी अरेबिया पहुँचे हुए, वो गले मिले, वो उसी MBS से वो गले मिले, उसी MBS से उन्होंने हैंडशेक किए, जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि इसको तो नहीं छोड़ेंगे, इसको तो हमें सज़ा देंगे, इसने जिस तरीके से उस जर्नलिस्ट को कत्ल किया। लेकिन उसके बाद वो पहुँचे ना। अच्छा, अब प्रेसिडेंट बाइडन भी पहुँच रहे हैं, तो इसके ऊपर जब उनके ऊपर तनकीद की गई तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया और इसको उन्होंने डिफेंड किया कि अगर उन्होंने पहले पास्ट में ऐसा कुछ कहा है, लेकिन कंट्रीज़ का जो है एक साथ वो रहता है और वो समझते हैं कि उनका ये वाला दौरा जो है ये बड़ा अहम है और इसलिए वो वाला विज़िट कर। ठीक है, कोई किसी वक्त भी अपना जो मफादात हैं उसको ही आगे हमेशा रखता है। तो वो बात ये है कि बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए, बहुत बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कि उसके बाद जो है आपको ये शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बहरहाल उनको ये बात सुननी तो पड़ी ना, उसका जवाब तो देना पड़ रहा है, लेकिन ये हो गया। अब आप चलें, ये तो हमने ये इस पर्सपेक्टिव में बात की कि क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है ना, सऊदी अरेबिया और MBS के मुतालिक उनके जो ख्यालात और जो स्टेटमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, इस वजह से ये एक बात की। लेकिन असल में हमारा जो मुद्दा इस वक्त हम जिस उस पर बात करें वो ये है कि ये जो रीअलाइनमेंट हो रही है इसमें हम ये देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन ये चाहते हैं कि जो मिडल ईस्ट है वो उनके साथ हो, और किसके ख़िलाफ़ हो? रशिया के ख़िलाफ़ हो। वो रशिया के ख़िलाफ़ चाहते हैं कि मिडल ईस्ट उनके साथ मिले, और ईरान के भी ख़िलाफ़। अब आप ये देखिए कि जो रशिया है वो ईरान, अब प्रेसिडेंट पुतिन जब ईरान जा रहे हैं तो वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि ईरान उनके साथ हो। अब अगर प्रेसिडेंट बाइडन मिडल ईस्ट को अपने साथ करते हैं तो किसको करेंगे और किस किस को वो साथ करेंगे? तो आप ये देख लीजिए कि ब्लॉक्स किस तरीके से बन रहे हैं। यानी ये कि जो अमेरिका, चाइना, वो एक दूसरे को किस नज़र से देखते हैं आप जानते हैं। इंडिया और चाइना एक दूसरे को किस नज़र से देखते हैं वो भी आप जानते हैं। पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे को किस नज़र से देखते हैं वो भी आप जानते हैं। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है, अमेरिका भी कभी ना कभी पाकिस्तान का अलाय जो है वो रहा है, लेकिन ब्लॉक है उसमें अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और ईरान तो इकट्ठे होंगे, ये ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन फिर ये कैसे हो सकता है कि इंडिया
अमेरिका के साथ ना हो, क्योंकि इंडिया की तो अमेरिका के साथ भी बड़ी अच्छी है, लेकिन इंडिया फिर रशिया को कैसे छोड़ सकता है, प्रेसिडेंट पुतिन को कैसे छोड़ सकता है? ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया रशिया के साथ जाएगा और पाकिस्तान और चाइना हमें खड़े नज़र आएंगे ईरान के साथ और अमेरिका के साथ। क्या ऐसा होगा? देखिए, ये हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं ना, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन ये सब कुछ नज़र आ रहा है, पता चल रहा है। और दूसरी तरफ एक और बात, जब प्रेसिडेंट बाइडन ने ये कहा कि जो रशिया को ड्रोन्स फराहम करने की बात हो रही है उसकी तरफ से, ईरान की तरफ से, तो वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद भी यूक्रेन को असलहा दे रहे हैं। अच्छा, वो अगर यूक्रेन को असलहा दे सकते हैं, वो अगर ताइवान को जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो उनके ऑपोजिट है वो अपने मुखालिफ को, अपने दुश्मन को ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कोई और असलहा नहीं दे सकता। आप सुपर पावर होने का, प्रधानमंत्री होने का या एक चौधरी होने का ये तो होता है ना, आपको ये तो जोम होता है और आप इस तरह की बातें भी करते हैं और आप उस पर प्रेशर भी डालते हैं और करवा के भी दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा ज़्यादा देर तक तो नहीं चलता। अब देखिए कि ये जो हमने रीअलाइनमेंट की बात की है, तो इसमें आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। इसकी वजह ये कि जब हम ये देख रहे हैं तो जो गल्फ़ है, ये जो है मिडल ईस्ट, ये एक ऐसा पॉइंट बनता चला जा रहा है कि जहाँ पर हो सकता है कि टेंशन्स बढ़ती चली जाएँ, मुमकिन है। और जब प्रेसिडेंट पुतिन ईरान का विज़िट कर लेते हैं और उसके बाद वो अपने जो एक दूसरे से एग्रीमेंट्स होते हैं वहाँ पर, और वो उनको ड्रोन भी फराहम करते हैं और रशिया ईरान को असलहा भी फराहम करता है, तो फिर क्या होगा। और उससे पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि जब आप कहते हैं कि ताकत का इस्तेमाल, तो उसमें ये भी है कि हमला भी हो सकता है, हमला भी ईरान पे किया जा सकता है। तो अगर ईरान पे हमला होता है, अगर कोई ऐसी सूरत हाल नज़र आती है, तो फिर उस वक्त कौन किसके साथ खड़ा होगा। अभी जो हम देख रहे हैं, देखिए यूक्रेन की जंग के बारे में पहले ही कह दिया गया था कि ये एक सर्द जंग है, यानी ये कि फौरी तौर पर ये नहीं है कि इसका अभी के अभी जो है हमें सब कुछ नज़र आ जाए। हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए, जितने भी एक्सपर्ट से हमने ओपिनियन लिया, सब में हमने यही बात की, जैसे ही वो जंग शुरू हुई थी या शुरू होने वाली थी, मुसलसल हमने कॉन्टीन्यूसली उसके ऊपर प्रोग्राम्स किए। तो ऑब्वियसली आइंदा भी अगर कोई, हम तो ये चाहेंगे कोई जंग ना हो, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो इसी तरीके से हम आप तक खबरें पहुंचाएंगे। लेकिन बात ये है कि उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ये जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, तो वही हुआ, अब ये चलता जाएगा। अच्छा, लेकिन इसके रिजल्ट के तौर पर हो सकता है कि आगे बहुत ज़्यादा जगहों पर लगें, जो इस वक्त हो रहा है वो हमें ये बता रहा है। अब इसमें सबसे मुश्किल मुझे ऐसा लगता है कि इस अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट या जो भी ब्लॉक्स बन रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल शायद इंडिया को पेश आए। इसकी वजह यह है कि इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिका से भी बन चुके हैं अब तो। पहले अगर होता तो कोई और बात होती, क्योंकि जाहिर है कि फिर तो रशिया का ही साथ, अभी भी ऐसा ही होगा, अभी भी ऐसा ही होगा कि इंडिया, भारत रशिया के साथ ही जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में कि अगर किसी को करना पड़े, यानी ये मौका आ जाए कि आप या इधर या उधर एक के साथ जाएंगे और दूसरे के आपको खिलाफ जाना पड़ेगा, तो फिर उस सूरत में तो मेरा अपना तज्जिया ये है कि भारत उसका वो रशिया के साथ जाएगा और उस पर कोई उसको कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो हमेशा से। और पाकिस्तान चाइना के साथ जाएगा। पाकिस्तान को असल में चाइना डिक्टेट करेगा, पाकिस्तान को उस तरफ जाना पड़ेगा जिस तरफ चाइना कहेगा कि तुम्हारा मुँह इस तरफ होना चाहिए, हम तो जानते हैं ना। अच्छा, और इसके अलावा क्योंकि हम IMF के प्लान में हैं, क्योंकि हम कर्ज़ों में हैं, क्योंकि हम इस तरह की सिचुएशन में हैं, तो हमें अमेरिका का साथ देना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान तो रशिया के ख़िलाफ़ जाता हुआ ही नज़र आ रहा है। वो जो हमने कोशिश हम कर रहे थे, हम कह रहे थे कि नहीं हम किसी के साथ नहीं हैं, अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो फिर तो ऐसा नहीं रहता ना, हम किसी के साथ नहीं हैं। और फिर ये भी कि पाकिस्तान, चाइना, ईरान के साथ ही लगता है कि, लेकिन ईरान के साथ तो इंडिया के भी कोई लग रहा था कि कोई नए जो हैं वो ताल्लुकात और बड़े अच्छे, ये सब कुछ हो रहा है, चाबहार और ये सब कुछ। तो उस सूरत में क्या ये भी तो हो सकता है कि फिर भारत एक ऐसे उसका रोल प्ले कर सके कंट्री का कि जो इसमें सफाई, बीच बचाव करा सके, क्योंकि ईरान को जो है वो फिर सोचना पड़ेगा कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जाता है, क्योंकि जिस तरह बाइडन ने तो कह दिया कि उसके ऊपर हमला भी करेंगे हम ईरान पे, अगर उन्होंने ना किया हमला भी हो सकता है। तो अगर हमला होता है तो उसके लिए रशिया उसको ढेरों ढेर असलहा देगा। ये जो जा रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, ईरान का विज़िट, वो इसीलिए कि दोनों एक दूसरे को जो है वो हर तरीके से हेल्प आउट करेंगे। और ये आप समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में तो यहाँ तक कहा गया था, देखिए पहले बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नहीं नहीं ये यूक्रेन पे हमला नहीं करेंगे, कर दिया ना उन्होंने। कुछ लोग सिर्फ थे जो कह रहे थे करेंगे करेंगे, हम भी उसमें से थे कि देख लीजिएगा प्रेसिडेंट पुतिन की अपनी एक पर्सनैलिटी है। अच्छा, और अब हो सकता है कि वो इसके ऊपर ये भी कहा गया कि कहीं न्यूक्लियर इस्तेमाल ना कर लें, तो किसी ना किसी पॉइंट पर वो कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। और अगर ईरान के उनके साथ इस तरीके से हो गए तो फिर तो वो ईरान को शह देंगे, वो आगे करेंगे कि ये लो जितना असलहा चाहिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, चलो बढ़ो, अब यही वक्त है, लगा दो आग। तो और सभी ऐसा कर रहे होंगे, वो अकेले क्या, हर अपने बेनिफिट्स देखता है। तो ये सिचुएशन है जनाब। अच्छा, इसी के साथ
थोड़ी सी मैं एक और बात जो है वो ये करूँगी कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि जो इस्लामिक कौंसिल है उसकी यूएन में जो है उसकी एक परमानेंट मेंबर सीट जो है वो जा रहा है इंडिया, और उसने उसके लिए कोशिश की। उसके ऊपर हमारे जो मुनीर अकरम हैं मंदूब, उनकी तरफ से बयान आया है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा और पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। वो वही बात है कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमें जो है वो नुकसान पहुंचाया जाता है हमेशा, हर जगह पर हमें ऐसी चीज़ों में डाल दिया जाता है, तो अब जो है ये हमारी बारी और हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो इसके ऊपर एक नई डेवलपमेंट जो है वो ये है कि जो इंडिया है वो नेक्स्ट ईयर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दिस वर्ल्ड। चाइना को सरपास कर देगा, चाइना पीछे रह जाएगा, इंडिया सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनने जा रहा है नेक्स्ट ईयर। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान 5th नंबर पर, पाकिस्तान कोई इतने पीछे नंबर पर नहीं है। भारत बहुत बड़ा है, उसका जो है वो आप सिर्फ ये नहीं है कि आबादी ज़्यादा है, भारत बड़ा भी बहुत है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे है। ये 5वां नंबर बहुत ज़्यादा है भाई। अच्छा, दूसरे नंबर पे अभी तो इस वक्त चाइना है, जो कि पहले नंबर पे अभी इस वक्त चाइना है जो दूसरे नंबर पे चला जाएगा। इंडिया पहले नंबर पे आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, पाकिस्तान 5वें नंबर पर ही रहेगा। फिर इसके अलावा जो हैं और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया जो है वो 2022 में 4थे नंबर पर, 4th नंबर पर ही रहेगा। फिर यूएसए जो है वो 3rd नंबर पे होगा, 3रे नंबर पे यूएसए होगा। और इसी तरीके से जो है वो अगर आप कर दें, अगले 20 साल का आप कर लें, तो ये इसी तरह से हैं, ये कंट्रीज़ रहेंगे। नाइजेरिया है, फिर ब्राज़ील 7th नंबर पे है, नाइजेरिया 6th नंबर पर है, और 5वें नंबर पे मैंने आपको बताया पाकिस्तान। तो जो पहले नंबर पे अगर पॉपुलेशन में आ जाता है कोई कंट्री, तो फिर हो सकता है कि भारत की तरफ से एक ये प्ली ली जाए कि देखिए दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क, उसको आप कैसे रोक सकते हैं एक परमानेंट मेंबर होने से। हो सकता है कि ये वाली आगे भारत की तरफ से ही कहा जाए और पाकिस्तान के मुताबिक वो ये चाल चले, तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जो भी स्ट्रेटजी होगी वो उसके मुतालिक सोचेगा। लेकिन मैंने ये अभी बात इसलिए आपको बताई है क्योंकि इससे पहले हमने इस इशू पर बात की है, और इस पे जो भारत सलामती कौंसिल की मुस्तकिल नशिस्त चाहता है ये हम नहीं होने देंगे। पाकिस्तानी मंदूब जो मुनीर अकरम हैं उन्होंने ये कहा है, मुनीर अकरम ने कहा है कि भारत सलामती कौंसिल की मुस्तकिल नशिस्त चाहता है, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। उन्होंने जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे और उसी में ये पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूएन की सलामती कौंसिल में जो परमानेंट सीट है उस पर जो बहस है वो अगले साल तक अब चली गई है। तो अगले साल तक जब ये बहस चली गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल एक मरतबा फिर इंडिया उसके लिए अप्लाई करेगा, रीअप्लाई करेगा, और जिस वक्त इंडिया अगले साल इसके लिए रीअप्लाई कर रहा होगा उस वक्त तक भारत इस दुनिया का सबसे ज़्यादा, ये कि इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी होगी, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री या मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका होगा भारत इस दुनिया का। तो उस वक्त फिर इंडिया हो सकता है कि ये प्ली ले और ये कहे कि हमारा तो मुल्क जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है, तो तुम लोग हमें कैसे रोक सकते हो परमानेंट मेंबर बनने से। तो फिर उस वक्त ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान के पास क्या स्ट्रेटजी होगी इस चीज़ को टैकल करने के लिए। अच्छा जी, बहुत से लोग जो हैं वो मुझे ये कह रहे थे कि जनाब वो नुसरत मिर्ज़ा वाला जो मामला है उसके ऊपर बात करें। एक तो ये कि मैंने उनकी वीडियो ही नहीं देखी वो वाली नुसरत मिर्ज़ा की। नुसरत मिर्ज़ा जो है वो एक जर्नलिस्ट है यहाँ के, कोई इतने ज़्यादा पॉपुलर या बहुत ज़्यादा कोई ऐसे नहीं है, बड़े मतलब ये कि वो लो प्रोफाइल किस्म के वो जर्नलिस्ट हैं। ये है कि मैं ये समझती हूँ, जो मुझे अभी तक बात पता चली है कि जी उन्होंने ये बात कही है कि वो एज ए जर्नलिस्ट किसी दौरे पर गए थे भारत, और वहाँ पर जाके उन्होंने वहाँ पर जो स्पाइंग की है यानी कि जासूसी की, और उसके बाद आके मालूमात सारी जो हैं वो ISI को दी हैं। कुछ ऐसे जो है अगर उनका कोई इंटरव्यू चल रहा है जो लोग कह रहे हैं कि जिसके ऊपर भी करें, इस तरह की बात की जा रही है, तो एक तो ये कि मैंने ये नहीं देखा, और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो फिर इससे ज़्यादा बड़ी गलती उनकी नहीं है। और गलती के अलावा ये कितने अफसोसनाक बात है और कितने इसको कंडेम करना चाहिए कि जर्नलिस्ट ये कह रहा है कि मैं अगर दूसरे कंट्री जा रहा हूँ तो मैं अपनी एजेंसीज़ के हाथों इस्तेमाल हो रहा हूँ, वहाँ पर जाके मैं जासूसी करूँ, तो आप वही वाला शोबा अपना लें, आप बन जाएँ जासूस, आपको फिर वही रहना चाहिए। देखिए ना इससे कितना डैमेज होती है ये इंडस्ट्री, यानी ये कि जो एक जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है उसके लिए कितना ये डैमेज है ये वाली चीज़ कि एक जर्नलिस्ट ये कह रहा है। यानी आइंदा कभी भी कोई कंट्री हमें वीज़ा ना दे कि जी तुम जो हो यहाँ पे आके कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लो, तो वो हर तरफ से आप बंद करवा दें अपने सहाफ़ियों पे और हर चीज़ पे। वो कहेंगे कि भाई ये तो जासूस होगा, भाई ये तो ये होगा, आपने वो करना है तो आपको वो डिपार्टमेंट अपना लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल देखें दुनिया में जो है, अगर हम ये कहें कि पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात भी होते हैं, और हमने देखा है कि हिस्ट्री में हमें बड़े ऐसे वाक़यात मिलते हैं, कोई एक्टर बन के, कोई सेलिब्रिटी बड़ी, कोई या फिर कोई जर्नलिस्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन होते होंगे इस तरह के जो दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वो असल में जो है वो होते हैं
तो देखिए, अगर असल में तो वो हो तो फिर तो ठीक है, स्पाई हो या ये कि वो इसी काम के लिए हो, लेकिन फिर तो उनका काम ही होगा। लेकिन अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो भाई फिर तो तुफ है, फिर तो लानत ही भेजनी चाहिए कि ये क्या बात है कि ये तो आप अपने शोबे से, आप अपने प्रोफेशन से जो है इंसाफ नहीं कर रहे। तो लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं बोलूँगी, वैसे तो मैं बुला के भी उनसे बात कर सकती हूँ कि क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन उसमें ये है कि इसके ऊपर मैंने देखी नहीं उनकी वीडियो, देखूँगी फिर इसके ऊपर अगर मुझे लगेगा कि कुछ ऐसा करने वाला है तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन सिर्फ एक अगर मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो यही है कि अगर कोई इस तरह करता है किसी भी कंट्री का, कोई दूसरे उसका भी हो इधर का भी, तो उसके साथ यही होना चाहिए कि भाई ये तो कोई बात नहीं। और फिर आपने जो है वो पता नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने बताया क्यों, और अगर ये बताया तो कितने धड़ल्ले से बताया और किसी के कहने पे बताया है क्या वो जो आजकल कैंपेन चल रही है उसके खिलाफ, फौज के खिलाफ, उसमें आके जो है उन्होंने ये बताया है, किस उस पर बताया है, मुझे इस बात का भी नहीं पता। चलें, इजाज़त दीजिए। बहरहाल हमने एक अहम मसले पर ये बात की कि इस वक्त जो है दुनिया में बड़े वो हो रहे हैं, हम इसके ऊपर और भी बात करेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट बाइडन के ये विजिट्स बहुत अहम है दुनिया के लिए, तो इसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे। आपसे इजाज़त चाहेंगे इस वक्त। टेक केयर एंड गुड बाय।